क्या मिस्र के पिरामिडों को सिर्फ मकबरा बनाने के लिए ही बनाया गया था, या इसके बनाने के पीछे का कारण एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी थी? तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है मिस्र के पिरामिडों का रहस्य। दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास काफी ज्यादा प्राचीन है और अपने इसी इतिहास में हमारी मानव सभ्यताएं काफी कुछ देख चुकी हैं। वैसे तो हम इंसान पिछले 2 लाख साल से इस पृथ्वी पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन हमारे विकास की शुरुआत उस समय हुई जब हमारी इस जमीन पर सभ्यताओं का जन्म हुआ। विकास के अलावा व्यापार जैसी कई सारी आधुनिक चीजें सभ्यताओं के दौर से ही संभव हो सकी हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे इतिहास में कई सारी सभ्यताएं गुजर चुकी हैं जिन्होंने अपने कारनामों से दुनिया को हैरान किया, लेकिन आज हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इजिप्ट के अंदर इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर इनके बारे में आज के इंसानों को पता चल जाए तो शायद इतिहास के पन्नों में कई सारे नए अध्याय लिख दिए जाएंगे। यहाँ आपको हर कदम पर आर्किटेक्चर के ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आपका सोच में पड़ जाना तय है कि उस समय में ये विशाल स्ट्रक्चर किस तरह बनाए गए होंगे। इसी तरह दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड को आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस बताया जाता है। इन पिरामिड्स को किस वजह से बनाया गया ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि इन पिरामिड का इस्तेमाल वाटर इरिगेशन के लिए किया जाता था। तो वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इन पिरामिड को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि सिर्फ एक कब्र बनाने के लिए इजिप्ट के राजा इतनी मैन पावर और पैसा खर्च नहीं कर सकते। इन विशालकाय पिरामिड को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल में लाए गए हैं वो भी अपने पीछे एक कहानी समेटे हुए हैं। यहाँ मौजूद बेसल स्टोन पर कई सारे ऐसे निशान मौजूद हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि इन्हें बनाने के लिए मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। इन पत्थरों के ऊपर कई सारे वर्टिकल मार्क्स बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ सर्कुलर मार्क्स भी मौजूद हैं। इन मार्क्स को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये साधारण छेनी और हथौड़े से बनाए गए हैं, बल्कि ये तो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे इसको किसी मशीनरी से काटा गया हो और उस मशीन के काटने के निशान इस पर रह गए। इसके अलावा इनके ऊपर कुछ प्राचीन हिस्ट्री के निशान भी बने हुए हैं। इन सभी पत्थरों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह से फिट किया गया है कि यहाँ एक बाल या एक ब्लेड भी नहीं जा सकता। दोस्तों, यहाँ मौजूद 3 पिरामिड एग्जैक्टली ओरियन बेल्ट के साथ अलाइन करके बनाए गए हैं, लेकिन आखिरी बार ओरियन बेल्ट लगभग 10,450 साल पहले अलाइन हुए थे, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये पिरामिड कम से कम 10,000 साल पुराने हैं और आज से हजारों साल पहले इन पिरामिड के ऊपर मॉडर्न मशीनरी और टूल्स के निशान होना सभी को हैरान कर देता है। दोस्तों, इतने बड़े पिरामिड में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि इनके क्रिएटर और सिविलाइजेशन कौन सी थी। सिर्फ पिरामिड ही नहीं, बल्कि इजिप्ट में भी और भी कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। इन्हीं में से एक को ओरेसिस शाफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। गीजा प्लेट्स की गहराई में एक शाफ्ट बनी हुई है जो कि लगभग 115 फीट गहरी है और ये शाफ्ट ओरेसिस के मकबरे पर जाकर खत्म होती है। दोस्तों, ग्रेनाइट के मकबरे के चारों तरफ कई सारे आर्टिफिशियल कैनाल भी बने हुए हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी को देखकर कोई भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर इसका सोर्स क्या है और यहाँ मौजूद पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए उस समय मिस्र वासी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। यह इजिप्ट के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एक शानदार नमूना है। यहाँ एक बेड रॉक भी मौजूद है, साथ ही साथ कई सारे ग्रेनाइट और स्टोन ब्लॉक भी यहाँ रखे हुए हैं जिनका वजन लगभग 40 टन है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर 115 फीट की गहराई में इन पत्थरों को किस तरह से लेकर जाया गया होगा, जबकि इस शाफ्ट के अंदर जाने के लिए कोई सीढ़ी भी यहाँ मौजूद नहीं है। इसके अलावा इजिप्ट की कैपिटल सिटी काहिरो से थोड़ी ही दूरी पर सेराफियम ऑफ सकारा नाम की एक ओल्ड एंशिएंट साइट भी बनी हुई है। यहाँ पर कई सारे अंडरग्राउंड टनल मौजूद हैं और इनके अंदर कई सारे ग्रेनाइट ब्लॉक्स भी रखे हुए हैं। ये ब्लॉक इतने ज्यादा स्मूथ हैं इन्हें देखकर लगता है कि जैसे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें बनाया गया होगा। यहाँ मौजूद हर ब्लॉक को एक सिंगल ग्रेनाइट को कर्व करके बनाया गया है और हर ब्लॉक का वजन लगभग 70 टन है।
और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें बनाने के लिए 200 टन के ग्रेनाइट पत्थर को कर्व और कट किया गया होगा। दोस्तों, इन पत्थरों की अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इन पत्थरों की कटिंग को देखकर सभी को लगता है कि शायद प्राचीन सभ्यता के लोग किसी खास तरह की स्टोन कटिंग टेक्निक्स को जानते होंगे, जिनके जरिए वो इनको काटा करते थे। दोस्तों, इन पत्थरों को बनाए जाने से भी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर इन्हें यहाँ लाया किस तरह गया होगा, क्योंकि इतने भारी ब्लॉक्स को टनल के जरिए यहाँ तक लाना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी तक यहाँ से कोई भी ऐसा टूल नहीं मिला है जिसके जरिए इन ब्लॉक्स को यहाँ लाया गया। इसके अलावा दोस्तों, एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि अंडरग्राउंड टनल में कहीं भी कोई मशाल लगाने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर बिना लाइट के यहाँ किस तरह से काम किया जाता होगा? क्या प्राचीन सिविलाइजेशन के लोग कोई एडवांस लाइटिंग टेक्नोलॉजी जानते थे जिसके जरिए वो इन सुरंगों में रोशनी किया करते होंगे? रिसर्चर्स अभी भी इस सवाल का जवाब जानने में लगे हुए हैं कि आखिर किसी राजा की लाश को रखने के लिए इतने बड़े बड़े पिरामिड क्यों बनाए गए होंगे, या फिर पिरामिड को लेकर हमारी अभी तक की नॉलेज पूरी तरह से गलत है और असल में इन पिरामिड को बनाने का पर्पस कुछ और ही होगा। साल 1960 में एडवर्ड कर्नल ने यहाँ काफी वक्त तक रिसर्च करी और 2 साल के बाद उन्होंने बताया कि असल में इन पिरामिड को जायंट पंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इनके नीचे कई सारे चैनल बने हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की जमीन को इरिगेट करने के लिए इन पंप्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। पूरे रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिए इन पिरामिड्स को एलिवेशन के साथ बनाया गया होगा। इसके अलावा एडवर्ड की थ्योरी को सच मानने की वजह यह भी है क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ मौजूद ब्लॉक का वजन 25 टन से भी ज्यादा है। अंदाजा लगाया गया है कि इन पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा होगा, जिसमें आज के हिसाब से लगभग $5 बिलियन का खर्चा आया होगा। फिर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक मम्मी को रखने के लिए इजिप्ट के राजा ने इतना पैसा खर्च किया? दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इजिप्ट के राजा काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन वो इतने नासमझ नहीं हो सकते कि इतना समय और इतना पैसा सिर्फ एक मम्मी को रखने के लिए बर्बाद कर दे। अगर कोई इतनी विशाल चीज बना रहा है तो वो इससे कोई ना कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट की उम्मीद तो जरूर रखेगा और ऐसे में वाटर पंप और इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने की बात काफी हद तक लॉजिकल लगती है। इसके अलावा दोस्तों, इन पिरामिड्स को लेकर एक थ्योरी ये भी है कि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह किया जाता था। साल 1998 में क्रिस्टोफर डैन ने एक किताब पब्लिश करी जिसका नाम द गीजा पावर प्लांट रखा गया और इसमें उन्होंने बताया कि इन पिरामिड का इस्तेमाल बिजली जनरेट करने के लिए किया जाता था। ये पिरामिड अर्थ की सिस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया करते थे। इसके अलावा इसके टॉप पर एक गोल्ड की प्लेट भी लगी हुई थी जो कि एनर्जी को कैप्चर करने का काम करती थी। और दोस्तों, इसी चीज का प्रूफ हमें निकोला टेस्ला की लाइफ में भी मिलता है। निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा समय एक नेचुरल जनरेटर बनाने में लगाया था। उनका मानना था कि पृथ्वी की नेचुरल एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जा सकती है और बताया जाता है कि उन्हें ये आइडिया गीजा के ग्रेट पिरामिड से ही मिला था। निकोला टेस्ला ने वर्डन क्लिफ टावर बनाया जिसकी ऊंचाई लगभग 187 फीट थी और इसके ऊपर एक 55 फीट का एक डोम भी लगाया था। निकोला टेस्ला अपने टावर की मदद से अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के फाइनल मूवमेंट पर ही निकोला टेस्ला के पास फंड खत्म हो गया और उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि निकोला टेस्ला को ये आइडिया गीजा के ग्रेट पिरामिड से ही मिला था।